नो केमिकल स्पीशीज, स्पीशीज से क्या मुराद है? स्पीशीज से मुराद क्या है? जर्रात हैं। स्पीशीज से मुराद क्या है? तो कीमियाई जर्रात, कीमियाई। अब अगर आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां स्पीशीज से मुराद क्या है? वहां से स्पीशीज से मुराद वो जानदार, स्पीशीज से मुराद वो जानदार या जानदारों का वो ग्रुप जो आपस में बच्चे पैदा कर सके, फर्टाइल बच्चे, ठीक है, विच कैन रिप्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। मिसाल के तौर पर गधा और घोड़ा जो है वो आपस में क्रॉसिंग करके बच्चा पैदा कर सकते हैं, लेकिन जो आगे बच्चा पैदा होता है वो खच्चर होता है, वो मजीद बच्चे पैदा करने की सलाहियत नहीं रखता। तो स्पीशीज से मुराद वो जानदार हैं, ठीक है, जो आपस में रिप्रोड्यूस करके फर्टाइल बच्चे पैदा कर सके। दे आर द स्पीशीज। क्लियर हुआ? लेकिन दिस इज नॉट दैट स्पीशीज। ये केमिस्ट्री के जर्रात की बात हो रही है कि केमिस्ट्री के अंदर आप किन किन जर्रात की बात करते हैं। अभी तक आपने एटम की बात की है, मॉलिक्यूल की बात की है, इसके अलावा और जर्रात भी हैं केमिस्ट्री में। गौर से सुन लें, डेफिनेशन सुन लें जी। ए सेट ऑफ केमिकली आइडेंटिकल एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल यूनिट्स आर कॉल्ड केमिकल स्पीशीज। केमिकल स्पीशीज की जो डेफिनेशन है, गौर से सुन लें, गौर से सुन लें, वो क्या है? ए सेट, ये एक ग्रुप होगा, एक सेट होगा, एक कलेक्शन होगा, केमिकली आइडेंटिकल। केमिकली आइडेंटिकल का क्या मतलब? कीमियाई तौर पर एक जैसे, कीमियाई तौर पर एक जैसे। अब कीमियाई तौर पर एक जैसे होने का क्या मतलब है? कि केमिकल रिएक्शन में उनका बिहेवियर एक जैसा होगा। अगर मैं ये कहूं अगर वो एटॉमिक स्पीशीज होंगी तो उन दोनों के शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होगी, शेल्स की तादाद भी बराबर होगी और शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी क्या होगी? अगर वो मॉलिक्यूलर स्पीशीज हैं, देखो बेटा, एक है सिर्फ आपका एक पार्टिकल जो है वो केमिकल रिएक्शन में उस पर चार्ज मौजूद हो, एक ग्रुप ऑफ एटम्स जो है उस पर चार्ज आ जाए, समझ आया नहीं है? तो वो मॉलिक्यूलर ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है, एक एटम भी हो सकता है। किसी केमिकल रिएक्शन में एक एटम भी हिस्सा ले सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हिस्सा ले सकता है। लेकिन अगर यहां जो बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? कि वो जर्रात, गौर से सुन लो, एटॉमिक भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर भी हो सकते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं, एटॉमिक भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर भी हो सकते हैं, समझ आया नहीं है? लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। ऐसे जर्रात जिनकी कीमियाई खुसूसियात बिल्कुल एक जैसी हों। अब वो एटॉमिक एक एटम पे मुश्तमिल भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा एटम्स पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं, ठीक है, समझ आ गया? दे आर कॉल्ड केमिकल स्पीशीज, उन्हें हम केमिकल स्पीशीज कहते हैं। इफ वन एटम इज आइडेंटिकल टू अनदर, अगर एक एटम दूसरे एटम से मिलता जुलता है या वो बिल्कुल उस जैसा है, वी कैन से दैट दे आर सेम केमिकल। समझ आया? अब आपके पास एक एटम है हाइड्रोजन का, आपने दूसरा एक और एटम पकड़ा, उसके न्यूक्लियस में भी एक प्रोटॉन है और ऑपरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक इलेक्ट्रॉन है। तब मुझे ये बताएं, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, दोनों आइडेंटिकल हैं, सो देयरफॉर बोथ आर सेम केमिकल स्पीशीज, मतलब एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं। इफ वन मॉलिक्यूल इज आइडेंटिकल टू अनदर, अगर एक मॉलिक्यूल है उसमें भी हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम है और दूसरे का भी यही स्ट्रक्चर है, समझ आया? तो वी कैन से दैट दे आर सेम केमिकल स्पीशीज। सेम केमिकल स्पीशीज होने का मतलब समझ आ गया कि स्ट्रक्चर सेम हो, स्ट्रक्चर सेम हो, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो। एग्जांपल्स हैं, ए बैलून फुल ऑफ प्योर हीलियम, वो बैलून जो भरा हुआ हो किससे? प्योर हीलियम से, कंटेन्स एटम्स ऑफ सेम केमिकल स्पीशीज। एक गुब्बारा जिसके अंदर सारी की सारी कौन सी गैस भरी हुई है? हीलियम गैस भरी हुई है, ठीक है, तो उसके अंदर सेम केमिकल स्पीशीज मौजूद है। बैलून फुल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ए बैलून फुल ऑफ ऑक्सीजन O2 इज फिल्ड विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम केमिकल स्पीशीज। क्लियर हुआ? इसी तरह ए बोतल फुल ऑफ प्योर वाटर, अब उसमें सारे H2 ही होंगे ना, इज फिल्ड विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम केमिकल स्पीशीज। ए प्योर, ये इंगोट क्या है? इंगोट क्या है? गोल्ड इंगोट क्या है? बोलिए।
इंगोट कहते हैं डली को, सोने का एक टुकड़ा, एक ईंट या बट सो ये बेटा इंगोट का मतलब है एक टुकड़ा जो है सोने का। उसमें सारे आइटम्स किसके होते हैं? सोने के ही होंगे ना, कंटेन, ठीक है। तो contains atoms of same chemical species. So most of the matter is composed of molecules or ions formed by the atom. ज्यादातर जो आपका मैटर है वो मॉलिक्यूल्स और आयन से मिलकर बना है, और वो चाहे मॉलिक्यूल्स हो चाहे आयन्स हो, किससे मिलकर बनते हैं? एटम्स के मिलने से बनते हैं जनाब। अब इस चीज को समझिए, आज तक आप चार्ज की रट लगाते आए हैं। मेरा एक सवाल है आप सबसे, बताइए चार्ज होता क्या है जी? तू चार्ज की किस्में मत बता मुझे, पहले ये बता चार्ज क्या होता है। मैं पूछ रहा हूँ इंसान क्या होता है, कहते हैं इंसान की 2 किस्में होती है। नहीं, मुझे किस्में मत बता, ये बता चार्ज क्या होता है। सो प्यारे बच्चों गौर से सुनिए, चार्ज क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन हाइड्रोजन को छोड़ो, एक एटम की बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। नाइट्रोजन की बात करते हैं, कार्बन की चलो अच्छा जल्दी से मुझे ये बताओ, या पहले हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। हाइड्रोजन के एक एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होते हैं और शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक। ऐसा ही है बच्चे। एक बात हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखना कि कायनात की हर चीज ये चाहती है कि मैं क़याम पजीर हो जाऊं, मुझे किसी दूसरे की जरूरत, मैं दुनिया में ऐसे रहूं कि मुझे किसी की जरूरत ही ना पड़े, मेरी सारी जरूरियात पूरी हो जाए। मैं आपकी मिसाल, एक शख्स है, एक इंसान है, उसके पास रोटी भी वाफर है, कपड़े भी वाफर हैं, जगह भी है, सब कुछ है, तो क्या वो जॉब करेगा? नहीं करेगा। सिमिलरली एटम्स की कोशिश ये होती है, देखो हर इंसान अपनी कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। कायनात का हर जर्रा अपने आप को परफेक्ट करने की भाग दौड़ में लगा हुआ है। क्यों? ये बैलेंस्ड नहीं है। मेरी बात गौर से सुनना, इधर देखो गौर से। ये जो एक प्रोटॉन हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में पड़ा हुआ ना, ये इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द घूम रहा। मुझे ये बता इलेक्ट्रॉन क्यों घूमता है इसके गिर्द, बाहर क्यों नहीं निकल जाता? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो टेंजेंट के अलोंग बाहर क्यों नहीं निकल जाता? इन दोनों पे अपोजिट चार्ज होता है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, इस वजह से ये बाहर नहीं निकलता। अच्छा गौर से सुनो, जब ये इलेक्ट्रॉन घूमता है तो प्रोटॉन की कोशिश क्या होती है, मैं इसके पास चला जाऊं, समझ आया? उसके नतीजे में क्या होता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो प्रोटॉन भाग के जाने की कोशिश करता है उसके पास, क्योंकि ये घूम रहा है। तो उतनी देर में प्रोटॉन यहां पहुंच चुका होता है और इलेक्ट्रॉन घूम के यहां पहुंचा। ये सर्कुलर शेप किस में चेंज होगी? ओवल शेप। अब कोशिश ये होती है कि यहां पे मिल जाए, वो घूम के जब तक यहां पहुंचता है न्यूक्लियस कहां पे, कुछ ज्यादा ही फासला बढ़ जाता है। अब मुझे ये बताएं, जो इनके दरमियान में कशिश थी, जैसे मैग्नेट्स आपने देखे होंगे, अब उनके दरमियान में फासला एक हाथ से बढ़ जाए तो वो अलग हो जाता है ना, खींचते ही नहीं है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हुआ, इनके दरमियान फासला इतना बढ़ जाता है कि इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है और प्रोटॉन न्यूक्लियस अलग हो जाता है, एटम को अलग कर गया। अब ये एटम जो है असल तो न्यूक्लियस है ना, अब एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर रहे नहीं रहे, इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, अब इसमें सिर्फ प्रोटॉन ही प्रोटॉन है, तो दिस इज आयन, इसको आयन कहते हैं। चार्ज का अगर आप कहते हैं फलां बंदे ने चार्ज संभाल लिए, कंट्रोल भी इंग्लिश का वर्ड है, कंट्रोल संभाल लिए, हुकूमत संभाल ली है, चार्ज हुकूमत है। अब मुझे ये बताएं, ये न्यूक्लियस जो कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस था, अब इसके ऊपर किसकी हुकूमत रह गई है सर? पहले इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर थे तो किसी की हुकूमत नहीं थी, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर नहीं है, प्रोटॉन्स बढ़ गए हैं। अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, लिथियम की बात करते हैं। किसकी? तो पता क्या हुआ, ये जो हाइड्रोजन का एक एटम है, मेरी बात गौर से सुनना, इसके अंदर ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूं, एक पर वाले पंखे की मिसाल है, लाइक दिस। जब एक पर वाला पंखा चलता है तो क्या करता है, घूमता है, ग्राउंड नीचे गिर जाए। अगर आप उसके यहां पे एक दूसरा पर लगा दें तो अब ये ठीक चलेगा।
इसकी भी मिसाल, हाइड्रोजन की भी मिसाल यही है। जब तक इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये न्यूक्लियस के अंदर एजिटेशंस पैदा करता है, वाइब्रेशंस पैदा करता है। जब इलेक्ट्रॉन यहां पे होगा तो न्यूक्लियस उधर जाएगा, उसके पीछे ही करता रहेगा बेचारा। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां डाल जाए बाहर से, अब क्या होगा, जितनी कुव्वत ये इलेक्ट्रॉन इधर लगाएगा उतनी कुव्वत वो उधर लगाएगा, तो ये न्यूक्लियस स्टेबलाइज हो जाएगा। होगा नहीं होगा? बोलते नहीं हो जाएगा। लेकिन अब हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं? 2, है ना? तो -2 का चार्ज। प्रोटॉन्स कितने हैं? 1। कितना चार्ज आ गया? 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ चुका है। तो अब कंट्रोल पूरे एटम के ऊपर किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। वी विल से दैट एटम इज नेगेटिवली चार्ज, हाइड्रोइड आयन बन। तो ये जो बेटा याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स और अब एटम पे चार्ज कब आ रहा है? जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अनइक्वल हैं। इट इज ए स्टेट ऑफ इम्बैलेंस। जो चार्ज है ये कौन सी स्टेट है? स्टेट ऑफ अदम तवाजुन की हालत है। किसकी हालत है? अदम तवाजुन की हालत है, स्टेट ऑफ इम्बैलेंस है। ये बिगाड़ है किसके दरमियान में? बैलेंस के दरमियान में बिगाड़ है। किस बैलेंस के दरमियान में? द बैलेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। जब वो बैलेंस डिस्टर्ब होगा, जब उसमें बिगाड़ आएगा, तो हम कहेंगे एटम चार्ज हो गया। अब वो बिगाड़ कैसा होगा? वो बिगाड़ इलेक्ट्रॉन्स की कमी भी हो सकती है, ज्यादती भी हो सकती है। एक बात हमेशा याद रखना, केमिस्ट्री में तुम लोग सिर्फ और सिर्फ आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को चेंज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। न्यूक्लियस में तुम नहीं जा सकते। क्लियर हुआ? प्रोटॉन्स कांस्टेंट रहेंगे। अब मुझे ये बताएं, इस एटम में अगर इसको इलेक्ट्रॉन ना मिलता तो ये एटम क्या कर जाता? कोलैप्स कर जाता। कर गया ना? अब इसका पहला शेल इसने खत्म कर दिया। क्यों? उसका न्यूक्लियस जो था वो स्टेबल नहीं था, कंफर्टेबल नहीं था, उसके अंदर एजिटेशंस आ रही थी उसे एक इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो उसे अपने आप को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, या जो अपने पास उसे भी छोड़ना। समझ आया नहीं है? भाई लेने के लिए चाहे कमेटी डाले या किसी से छीने, ये अलग टॉपिक है। कि अब कैसे लेगा ये अलग टॉपिक है। अपने आप को स्टेबलाइज करना कैसे करेगा ये अलग टॉपिक है। समझ आया नहीं है? अब स्टेबलाइज करने के लिए ये कैसे स्टेबलाइज करेगा? कमेटी डालेगा दूसरे हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ? वो अलग टॉपिक है जो कि बॉन्डिंग के चैप्टर में बताऊंगा। फिलहाल बात समझ आई नहीं है? तो एक एटम जो है अपने आप, जब पहला शेल कंप्लीट हो गया, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं पहले शेल में। जैसे ही शेल कंप्लीट हो गया, अब हाइड्रोजन किसी से नहीं मिलेगा। अब हाइड्रोजन आई एम स्टेबलाइज्ड, मुझे अब किसी और की जरूरत नहीं है। बस अब हंसी खुशी रहेगा। हीलियम की क्या? हीलियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं? 2। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। समझ आ नहीं है? प्रोटॉन्स भी 2, इलेक्ट्रॉन्स भी 2, न्यूट्रल। अब पहले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? अब मजे की बात ये, उसके न्यूक्लियस में अगर 2 प्रोटॉन्स हैं हीलियम के, तो पहले शेल में अच्छा 2 न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। जितनी कशिश ये लगाता है उतनी कशिश ये लगाता है। हीलियम को किसी की जरूरत है, इसलिए नोबल गैसेस किसी से करने का रिएक्शन नहीं करती, कभी नहीं करती रिएक्शन। अकेले एटम्स रहते हैं क्योंकि इनका न्यूक्लियस कंफर्टेबल है, इनका न्यूक्लियस बैलेंस्ड है, स्टेबल है, उसको किसी की जरूरत नहीं। अब चलते हैं लिथियम पे, ठीक है? बट स्टिल वी वांट द स्लाइड्स। नो लिथियम क्या है जी? गौर से सुने। लिथियम के एक न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 3। न्यूट्रॉन 4 होते हैं, याद रखो, इसलिए इसका मास नंबर 7 है। अब पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। टोटल कितने हैं ना? 3 है ना? और दूसरे शेल में कितने होंगे? 1। अब बचा ये जो पहले शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स थे, उन्होंने तो न्यूक्लियस को किया बैलेंस। ऐसा ही जितनी ताकत ये लगाता उतनी ये लगाता, न्यूक्लियस है। जैसे ये तीसरा इलेक्ट्रॉन आया, इस इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया? ये वाला इलेक्ट्रॉन पता क्या करेगा? अब ये इसको इधर खींचेगा नहीं खींचेगा? न्यूक्लियस में एजिटेशंस पैदा होंगे। समझ आया नहीं है? अब बेटा इस दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं टोटल? 2n² फार्मूले के मुताबिक। अगर शेल नंबर 2 हो तो क्या होता है? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 टू द टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। समझ आया नहीं है? अब इसको या तो बैलेंस करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड करने पड़ेंगे,
और ये किया कि इसको छोड़ ही दे, तो नीचे 2 इलेक्ट्रॉन ने तो न्यूक्लियस को बैलेंस कर ही देना, नीचे शेल तो फील्ड है ना। तो इस पादाश में लिथियम क्या करता है जी, लिथियम कहता है भाई 2 प्रोटॉन तो 4 न्यूट्रॉन्स, तो ये 3 प्रोटॉन तो 4 न्यूट्रॉन्स। पहले शेल के इलेक्ट्रॉन्स तो बाकी रहेंगे क्योंकि वो तो स्टेबलाइज कर रहे थे इसको, आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन ये छोड़ देता है, 1 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलता। समझ आया ये नहीं आया? अपने को स्टेबलाइज करने के लिए हर एटम की कोशिश है मेरा शेल आखिरी शेल कंप्लीट हो। अब लिथियम के पास आखिरी शेल कंप्लीट करने के 2 तरीके हैं, या तो दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन पूरे करे, या जो दूसरे शेल में 1 है उसको भी छोड़ दे, शेल ही खत्म कर। समझ आया नहीं है? नीचे वाला शेल पहले ही क्या है, स्टेबलाइज है, फिल्ड है, लिथियम बैलेंस हो गया। और इस एटम को जिसमें क्या हुआ, प्रोटॉन्स बढ़ गए ना, 3 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स 2 हो गए, इसके ऊपर +1 का चार्ज आ गया। अब 1 प्रोटॉन के मुकाबले में 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3 प्रोटॉन्स है, 2 प्रोटॉन्स के चार्ज को 2 इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस करते ही करते हैं, लेकिन 1 प्रोटॉन के चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन लिथियम के पास नहीं है। तो वो जो प्रोटॉन 1 बचता है उसका चार्ज पूरे एटम पे कंट्रोल हासिल कर लेता है और एटम बतौर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन के सामने आता है। समझ आया नहीं यार? तो क्या हुआ, एटम में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई और एटम पे क्या आ गया, चार्ज आ गया। इस स्टेट को एटम की चार्ज कहते हैं। द डेफिशिएंसी और एफिशिएंसी, कमी हो जाए, किल्लत हो जाए किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, और एफिशिएंसी ज्यादती हो जाए। जैसे मैंने हाइड्रोजन में बताया, क्या था हाइड्रोजन में, क्या था पहले 1 प्रोटॉन था 1 इलेक्ट्रॉन था। हाइड्रोजन में क्या था, पहले 1 प्रोटॉन था 1 इलेक्ट्रॉन था। समझ आया नहीं यार? क्या हुआ जी, हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन और ले लिया, अब इलेक्ट्रॉन 2 हो चुके हैं, प्रोटॉन अब भी 1 ही है। 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बैलेंस तो कर रहा है, कर रहा नहीं कर रहा, लेकिन जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसके चार्ज को कोई प्रोटॉन बैलेंस नहीं कर, दूसरे इलेक्ट्रॉन उसका चार्ज पूरे एटम पे छा जाता है। तो हुकूमत किन की आ गई, इलेक्ट्रॉन्स की आ गई। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन को चार्ज नेगेटिव दिया गया, सो देयरफॉर अब हम कहेंगे एटम नेगेटिवली चार्ज हो गया। समझ आया नहीं आया? तो असल में चार्ज क्या, स्टेट ऑफ इम्बैलेंस है, इनइक्वालिटी। ठीक है, किसके दरमियान में, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद का। जब भी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल होंगे वो न्यूट्रल एटम है, वो पार्टिकल एटम ही कहलाएगा। जब किसी पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद के दरमियान में इक्वालिटी खत्म हो जाएगी, स्टेट ऑफ इम्बैलेंस आ जाएगी, बिगाड़ आ जाएगा, डिस्टरबेंस आ जाएगी, तो उस स्टेट को हम कहते हैं दिस इज द चार्ज स्टेट ऑफ एटम। क्लियर हो गया? और उसी स्टेट को हम चार्ज कहते हैं। समझ आया? जैसे इंसान की बॉडी का टेम्परेचर 37.8 डिग्री से बढ़ जाता है, कहते बुखार चढ़ गया, कहते हैं नहीं कहते? बुखार क्या है, टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री 37.8 डिग्री कांस्टेंट है। अगर इसमें फ्लक्चुएशन आ जाए, थोड़ा ऊपर हो जाए नीचे, हम कहते बुखार चढ़ गया, बुखार चढ़ गया जी बंदे को। क्लियर हुआ? जनाबे अली जनाबे अली जनाबे अली जनाबे अली, यही स्टेट है एटम की। अगर एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की, याद रखना, समझ, चार्ज क्या है, चार्ज क्या है, द डेफिशिएंसी और एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। किसके मुकाबले में, प्रोटॉन के मुकाबले। समझ आया? इलेक्ट्रॉन्स की कमी चार्ज, इलेक्ट्रॉन की ज्यादती चार्ज, किसके मुकाबले में, प्रोटॉन के मुकाबले। अगर अभी भी बात समझ नहीं आई तो आई कैन टेल यू मोर एंड मोर इशू। इसी तरह जनाबे अली आप ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन के एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं और न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं, 8। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में कितने, 6। सुन रहे हो? अब 8 पूरे करने हैं, समझ आया नहीं है? तो कितने चाहिए, और 2 चाहिए, फिर ये स्टेबलाइज होगा, फिर ये स्टेबलाइज होगा। तो ये किसी जगह से 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर लेके आता है। अब भाई प्रोटॉन्स तो 8 ही हैं, वो तो चेंज नहीं होंगे। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 10, और प्रोटॉन्स कितने हैं, 8। तो कितना चार्ज आ गया इसमें, -2 का। 2 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए ना,
तो उन दोनों का चार्ज इस पूरे पे छा जाएगा। हुकूमत अब इलेक्ट्रॉन्स की आ जाएगी, हम कहेंगे एटम नेगेटिवली चार्ज है। क्लियर हुआ? So it is the state of inequality between the number of electrons and protons in an atom. सर आपने इलेक्ट्रॉन कटे हाँ, सर एक उधर डाला एक नीचे डाला इसलिए कि इलेक्ट्रॉन स्पेयर्स की फॉर्म में रिवॉल्व करते हैं। और यहाँ पे कटे जाते टू वे कहाँ कहाँ कट जाती है? यहाँ पे सर तो जा जी पहले सब शेल में, ये बेटा तुम जब फर्स्ट ईयर पढ़ लोगे तब तुम भी ऐसे किया करोगे। तो पहले शेल में क्योंकि सब शेल ही है, दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रह के रिवॉल्व करते हैं। फिर जो आपका पी सब शेल है ना, पी, उसके अंदर फिर ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और पी सब शेल की शक्ल ये होती है। लाइक दिस। इसमें लोब्स होते हैं। px, py, pz। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक यहां घूमेगा, दूसरा यहां। क्लियर हुआ? तो इस वजह से मैं पेयर्स की फॉर्म में डाला, दो इसमें होंगे, दो इसमें होंगे, दो इसमें होंगे। सबसे पहले पता क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में दाखिल होते हैं, px, py और p, फिर एंटी क्लॉकवाइज दाखिल होते हैं। पहले हर लोब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, समझ आया? और इसके साथ 2s भी तो होता है ना, तो 2s में पहले इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन के लिहाज से। दिस इज द 2s सबशेल, दिस इज 2p, 2px, 2py, 2pz। लेकिन ये तो डिटेल्स बातें जो आप आगे जाकर पढ़ेंगे, यहाँ पे इतना ही काफी है कि आप सिर्फ ये याद रख लें कि ऑक्सीजन को अपना आखिरी शेल मुकम्मल, जब एटम का आखिरी शेल मुकम्मल होगा ना, एटम स्टेबल होगा। एटम केमिकल रिएक्शन में इसलिए हिस्सा लेते हैं ताकि उनके आखिरी शेल क्या हो जाए, मुकम्मल हो जाए। अब उसमें वो या तो इलेक्ट्रॉन किसी से छीनेंगे या देंगे। क्लियर हुआ? तो जनाब अली ये है, द इलेक्ट्रिकल स्टेट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड चार्ज। ठीक है, पहले मैंने आपको एटम की डेफिनेशन बताई थी, याद है? The smallest particle of an element। अब बेटा एक इलेक्ट्रिकल स्टेट ऑफ ए बॉडी, इतनी मजेदार डेफिनेशन नहीं, इतनी समझ नहीं आती। ये ज्यादा समझता, डेफिशिएंसी और एफिशिएंसी, कमी हो जाए, ज्यादती हो जाए, किसके इलेक्ट्रॉन्स की, एटम, दिस इज कॉल्ड चार्ज। उसके बाद द डिस्टर्बेंस, क्या? इन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम। एटम की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स उसमें बराबर हों। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की बराबरी को एटम की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कहते हैं। जब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में, इक्वलिटी में इंबैलेंस आ जाएगा, डिस्टर्बेंस आ जाएगी, उस डिस्टर्बेंस का नाम क्या है? चार्ज है। स्लाइट अपसेट, कहता मैं अपसेट हो गया, परेशान हो गया, बेचैन हो गया। तो एक बेचैनी, एक इस्तराब, एक डिस्टर्बेंस, एक बिगाड़, किसके अंदर? किसके अंदर? बिटवीन द एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद के दरमियान में जो बिगाड़ आ रहा है, ठीक है, ऑफ एन एटम, दैट इज कॉल्ड द चार्ज। वो बिगाड़ की स्टेट जो है वो चार्ज है, वो स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी, वो स्टेट ऑफ इम्बैलेंस, सुन रहे हो? इज कॉल्ड द चार्ज। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, जैसे मैंने कहा था। फिर दूसरी डेफिनेशन हर जगह काम करेगी। ये कमी और ज्यादती आ रही है ना इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में प्रोटॉन्स के मुकाबले में, दिस डेफिशिएंसी और एफिशिएंसी और दिस इनइक्वालिटी इज कॉल्ड चार्ज। सो जनाब अली, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज, नंबर 2 नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, डेफिशिएंसी नॉट एफिशिएंसी। मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव के दूसरे नंबर पे है। The deficiency of electrons in an atom is called positive। देखो पॉजिटिव का मतलब क्या? कि इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाए। नेगेटिव कौन? इलेक्ट्रॉन है ना। जब इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, तब पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो द डेफिशिएंसी, कमी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या? एफिशिएंसी, कसरत, 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 ज्यादती, किसकी? ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। मसला किसी को क्लियर हो गया?
ये किसको वायलेट किया जा रहा है? एक फैक्ट को। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। जब ये बराबर नहीं रहेंगे, चार्ज की सादा तरीन डेफिनेशन, स्टेट इन विच मैथमेटिकली नंबर ऑफ electrons are not equal to number of protons in an atom. तो तब बेटा एटम चार्ज्ड है, और ऐसे एटम को हम लोग क्या कहते हैं? आयन का। दिस इज कॉल्ड द आयन। चार्ज्ड एटम्स आर कॉल्ड आयंस। फिर वो एटम नहीं रहते। क्लियर हो गया जनाब? सो देयर आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। फिर चार्जेस की दो खुसूसियात है। जब पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, यानी इक्वल हो जाते हैं, तो फिर चार्जेस वजूद में आते हैं। अब मजे की बात याद रखना, दो ऐसे एटम जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, वो कभी एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे। मैं मिसाल के तौर पर आपको छोटी सी मिसाल देना। आप कभी ऐसे शख्स के पास जाएंगे, अगर आपको कर्ज चाहिए, तो कभी आप ऐसे शख्स के पास जाएंगे जिस बेचारे को खुद कर्ज चाहिए? नहीं जाएंगे। किसके पास जाएंगे? उसके पास जाएंगे जिसके पास पैसे हैं, है ना? अट्रैक्शन उधर होगी। नहीं समझा? अगर आप दुखी हैं, आपको दुख है, आप रो रहे हैं, तो क्या आप दूसरे दुखी के पास जाएंगे? जाएंगे जो बता हैप्पी रहता है। वो बोले तो कैसे खुश रहता है? आई वांट हैप्पीनेस। यू विल गो टू दैट पर्सन जो खुश रहता है, जो हर चीज में खुशी ढूंढ लेता है। ठीक है? हर चीज में खुशी। और मजे की बात बताऊं बेटा, अपनी लाइफ में आपकी जिंदगी में रूहनुमा होने वाला हर, याद रखना, हर चीज एक इवेंट है। उसको एज ए इवेंट लिया करो और हर इवेंट से लेसन को लर्न किया करो। खुशी से भी सीखा करो और गम से भी सीखा करो। कभी गमगीन नहीं होगे, कभी दुखी नहीं होगे, कभी अपसेट नहीं होगे। जब ये लेवल आ जाएगा ना, तो बाजी अल्लाह ताला तू मुझे जिस हाल में रखे, चार बातें सुनवा दे किसी से, नहीं समझ आया, या चार बोल मीठे बोल किसी से सुनवा दे, तेरी मर्जी, मुझे कोई फर्क। माने आंदा अपने रब की रजा में राजी रहना। जो कुछ मेरे सामने आएगा मैंने उसे सीखना, मैंने सीखना। समझ आया नहीं है? क्लियर हुआ? देखें फिर खुशी मिलेगी, आपको फर्क ही नहीं पड़े। लेकिन क्या क्या चले आगे। जनाब आली, जनाब अगर आपको प्यास लगी है, कुछ और एग्जांपल दे देता हूं। आपको प्यास लगी है तो क्या आप ऐसे कुएं के पास जाएंगे जो खुद प्यासा, उसके अंदर पानी ही नहीं, कुआं भी प्यासा, आप भी प्यासा, भागेंगे उससे? इंसान हमेशा उसी चीज के पास ना, नेचर में याद रखना नेचर ये कहती है कि अपोजिट चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। आजकल सर्दी है, आप क्या चाहते हैं? गर्मी वापस आ जाए। जब गर्मी होती है उफ या अल्लाह सर्दी ले। हाँ, इंसान हमेशा उस चीज की तरफ जाता है जो हर चीज की पहचान उसकी जिद से करता है। हम चीजों का मजा उनकी जिद से उठाते हैं, जिद से। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हर चीज की लज्जत उसकी जिद से आती है। अदरवाइज तो नेकी की पहचान बदी से होती है। हर चीज को उसके अपोजिट से पहचानते हैं हम। सो देखो, लाइक चार्जेस भाई हमेशा रिपेल करेंगे। दो लाइक बंदे कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते। कहते हैं एक न्याम में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक पिंजरे में दो शेर नहीं रह सकते। सो देयरफॉर लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। मैं सादा सी मिसाल देता हूं। एक उस्ताद बड़ा लायक है, एक शागिर्द भी लायक है, नहीं बंदी। अगर उस्ताद की सुननी पड़ेगी उसे। शागिर्द अगर लायक है लेकिन अगर वो उस्ताद की नहीं सुनता तो बेटा उसका सत्यानाश हो जाता है। बेशक मेमोरी बड़ी शॉर्ट है, तो बच्चे एक लेने वाला होना चाहिए, एक देने वाला होना चाहिए, तब अट्रैक्शन पैदा होती है। अदरवाइज सो देयरफॉर लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मुखालिफ चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो एक जैसे चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल ही करते हैं, हमेशा रिपेल करते हैं। जनाब समझ आया नहीं है? अनलाइक चार्जेस, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, बट लाइक चार्जेस, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये प्रॉपर्टीज एंड चार्जेस।
किसी को इशू हो? जनाब अली चार्ज समझ आ गया? The deficiency or efficiency of electrons in an atom is called. There are two types of charges. Number one, positive. Number two, negative. Positive charge is the deficiency of electrons in an atom, and the negative charge is the efficiency of electrons in an atom. And there are two properties of charges. Like charges repel करते हैं, unlike charges attract करते हैं. Clear हो गया या नहीं हुआ? Thank you very much. मैग्नेट्स आपने कभी देखे होंगे? मैग्नेट्स सेम पोल्स रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं. क्लियर हो गया? जनाब अली आप जरा यहां देखें, ये आपके पास एक एटम है. किसका एटम है? जरा जल्दी से देख के बताएं कितने प्रोटॉन हैं इसमें? हाँ जी, हाइड्रोजन का लगता है मुझे भी. एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन. नहीं पहचानते? हाँ. अब अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो पीछे से प्रोटॉन बच जाएगा, आयन बन जाए, पॉजिटिव आयन. क्लियर हुआ? उसके बाद जी अगर इसमें बाहर से एक और इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाए तो नेगेटिव आयन बन जाए. तो इलेक्ट्रॉन डालने या निकालने से स्टेट ऑफ इम्बैलेंस आएगी. इसी तरह सोडियम एटम को देखें, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दूसरे में 8, तीसरे में 1. अभी एक इलेक्ट्रॉन इम्बैलेंस प्रोड्यूस करते हैं. 7 और चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए. अगर छोड़ देगा उसको, नीचे देख सारे बैलेंस्ड. ये मैं बता रहा हूं, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18. लेकिन 8 भी आ जाए तो बैलेंस है. क्लियर हुआ? अब देखें, जब ये एटम था तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 11. प्रोटॉन्स कितने थे? 11. ठीक है. लेकिन जैसे ही, सुन लो गौर से, इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, प्रोटॉन्स 11 ही रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो गए? बढ़ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के. ये जो स्टेट ऑफ इम्बैलेंस आ रही है, इनइक्वालिटी, दिस इज चार्ज. चाहे नंबर ऑफ प्रोटॉन छोटे हो जाए इलेक्ट्रॉन, ये जो स्टेट ऑफ बड़े छोटे की सिचुएशन है ना, ये चार्ज है. मैथमेटिकली हम इसको चार्ज कहते हैं. एंड इनइक्वालिटी बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज कॉल्ड चार्ज. ग्रेटर और स्मॉलर का सिंबल आएगा, ऑर्डरिंग सिंबल आएगा, एटम चार्ज हो गया, चार्ज आ गया, आयन बन गया, एटम नहीं रहा. प्रॉब्लम की सल्फर जी सुन रहे हो? अब बताना सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है? तो आपने बताना सोडियम एटम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, therefore it have positive 1 charge. Deficiency of 1 electron, positive 1 charge. Deficiency of 2 electron, positive 2 charge. Deficiency of 3, मैंने आपको कहा था कैल्शियम 2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का कहूं तो इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो चुके हैं, पॉजिटिव चार्ज तब आता है. याद रखिएगा वरना नहीं लिख पाओगे. 9 सल्फर की बात करता है, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब. ये देखिए पॉजिटिव आ रहा है ना, जब पॉजिटिव का मतलब ऐड करना होता है, ऐड करना. ये 2 इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करता है. इसके पहले शेल में 2, दूसरे में कितने? 4, तीसरे में 6 हैं, 8 पूरे करने तो बैलेंस हो जाएगा. तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन से. ये न्यूट्रल स्टेट है. लेकिन जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स एब्सॉर्ब करता है, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हुए, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 18. प्रोटॉन्स कितने हो गए? 16. स्टेट ऑफ इम्बैलेंस. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर हो गए प्रोटॉन से, एटम चार्ज हो गया, -2 का चार्ज आ गया. किसी से भी, जिससे ये बॉन्डिंग कर रहा है, किसी से नहीं. इट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन. लेकिन जब होगा तो लेगा लाजमी किसी से. क्लियर है? अच्छा जी, सोडियम मैंने पहले भी एग्जांपल दिए. पहले शेल में कितने? 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, नेट चार्ज 0 है. सोडियम आयन की बात कर लो तो प्रोटॉन क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन 10 है, नेट चार्ज पॉजिटिव 1 आ गया, वेकेंट स्पेस आ गई. फॉर्मिंग आयनिक बॉन्ड्स. अब बच्चे आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? गौर से सुन लो. सोडियम आयन बनने का तरीका पता चल गया. इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन टू स्टेबलाइज इटसेल्फ. इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए. व्हाट डिफरेंसेस बिटवीन द बिफोर एंड आफ्टर स्टेट? व्हाट आर द डिफरेंसेस? क्या फर्क है इस पहले वाली स्टेट में और आखिरी स्टेट में? पहली स्टेट में क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर थे किसके? प्रोटॉन्स. ठीक है, समझ आ नहीं है? ये बिफोर स्टेट है, ये आफ्टर स्टेट है.
ठीक है? तो इन द फर्स्ट सिचुएशन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल, एटम इज न्यूट्रल, बट इन द सेकंड सिचुएशन दैट इज द आफ्टरवर्ड सिचुएशन, इसमें क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? क्या है? बड़ा कौन है, छोटा कौन है? प्रोटॉन तो 11 ही है ना, इलेक्ट्रॉन 10 हो चुके, इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज्यादा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया। समझ आया? तो एटम की वो स्टेट जिसमें उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है प्रोटॉन के मुकाबले में, प्रोटॉन्स के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन लेस हो जाते हैं। अब ये बात किसकी हो रही है जी? फ्लोरीन की। किसकी? ये बिफोर सिचुएशन है। फ्लोरीन क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है। उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 7 है, एक चाहिए तो 8 पूरे हो जाएंगे। जैसे उसने ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया, नजर आ रहा ब्लू कलर में, उसमें -1 का चार्ज आ गया। पहले वो न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे। जो आफ्टरवर्ड सिचुएशन है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 9 ही रहे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ के चार्ज -1 का आ गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की ज्यादती हो गई है उसमें। आयंस क्या है जनाब? An atom becomes an ion when it loses or gains 1 or more electrons. एक एटम आयन कब बनता है? जब वो या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या गेन कर दे। अब एक भी कर सकता है, एक से कर सकता है। So an atom becomes an ion when it loses or gains 1 or more electrons. जनाब पहले देखें, लिथियम एटम आपको नजर आ रहा है, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 होते हैं। ये आपको बता रहे हैं जो आपके ब्लैक होल्स हैं या डॉट्स हैं, इनसे आप इलेक्ट्रॉन्स को, रेड डॉट्स से आप प्रोटॉन्स को, और ब्लू डॉट्स से आप न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर। तो इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो पॉजिटिव लिथियम आयन बन जाएगा, एक ले लेगा तो नेगेटिव लिथियम आयन बन जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयंस आर फॉर्म्ड when an atom gains 1 or more valence electrons in order to obtain a noble gas configuration formation. हर एटम की कोशिश है नोबल गैस ऐसा हो जाए, लिथियम एक छोड़ के हीलियम जैसा हो जाता है, ऐसा ही है ना? तो असल में नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आयंस, नोबल गैसेस कौन सी है बेटा? आपके पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट पे आपको जामनी कलर का एक कॉलम नजर आ रहा है, आप ग्रुप पे भी देखना, उसमें हाइड्रोजन है, हीलियम, सॉरी उसमें हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है, रेडॉन है, अनोक्सियन। ठीक है? 7वां नहीं है तो ना सही, लेकिन ये पूरा का पूरा कॉलम ये नोबल गैसेस है। इसको याद ऐसे करते हैं, मेरे एक टीचर कहा करते थे, है नहीं औरत कायनात से रंगीन। कायनात ज्यादा खूबसूरत औरत से। भैया क्या करते थे? है नहीं सॉरी आयन भी है, तो है नहीं औरत कैसे कायनात एक्स से कहते थे, और रेडॉन रंगीन, रंगीन रंग। सो पूरा कॉलम आपको याद हो गया। अच्छा देखें बच्चे, आयंस क्या है? डेफिनेशन, एन आयन इज ए चार्ज स्पीशीज फ्रॉम एन एटम और केमिकली बॉन्डेड ग्रुप ऑफ एटम्स। अब ये क्या कह रहे हैं कि एक आयन क्या है? ये एक ऐसी केमिकल स्पीशीज है, इज ए चार्ज स्पीशीज, एक चार्ज रखने वाला जर्रा, मतलब एक ऐसा जर्रा होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन्स की तादाद के बराबर नहीं होगी, चार्ज है। तो ये कैसा जर्रा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन्स की तादाद के बराबर, ये चार्ज जर्रा जो बनता है किससे? एक एटम से या केमिकली बॉन्डेड ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है? बाय एडिंग और रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन डालकर या निकालकर। इसकी मिसाल अब मुझे आपको समझानी पड़ेगी, और नीचे मैंने एक स्लाइड छोड़ी हुई थी। बट आपका कार्बोनिक एसिड याद है आपको? H2CO3 याद है? मैंने इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाया था, 3 ऑक्सीजन है ना इसमें, यहाँ पे पॉजिटिव हाइड्रोजन है, यहाँ पे पॉजिटिव हाइड्रोजन। अगर मैं ये 2 हाइड्रोजन आयंस को अलग कर दूं इससे, तो पता क्या है? ये CO3 एक ग्रुप ऑफ एटम्स है जिसे कार्बोनेट कहते हैं। कितना चार्ज है इस पे? -1 कितना हो गया? CO3 पे -2 चार्ज होता है, और हाइड्रोजन पे सिर्फ पॉजिटिव 1 का चार्ज होता है। 2 हाइड्रोजन आयंस मिलते हैं इस ग्रुप से जिसपे -2 का चार्ज है।
समझ आया? ये है आपका कार्बोनिक एसिड सल्फ्यूर। तो ये जो नीचे इसका नंबर लिखा हुआ ना, ये इसका चार्ज होता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये दो H पॉजिटिव आयंस और सल्फेट आयंस के मिलने से बनता है SO4-2। क्लियर हुआ? इसका स्ट्रक्चर ये होता है। इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, यहां पे भी हाइड्रोजन और यहां पे भी हाइड्रोजन है। इन दो को अलग कर दो, पीछे सल्फेट बचेगा, उसके ऊपर कितना चार्ज है? -2 का चार्ज। क्लियर हुआ? आगे चले। नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रेट NO3 -1 का चार्ज है और साथ एक प्रोटॉन इसके साथ लगा हुआ होता है। इसके अंदर नाइट्रोजन 5 की वैलेंसी शो करता है। क्लियर हुआ? अब ये NO3 नाइट्रेट बोलते नहीं हो, सारी चुप कौम को पढ़ा। HNO3 बेटा ये आपका नाइट्रिक एसिड है, दिस इज द एसिड। तो ये ग्रुप ऑफ एटम केमिकली बॉन्डेड है, बॉन्ड्स हैं इनके दरमियान में, और इसके ऊपर चार्ज आ गया। दिस इज द रेडिकल। इसे मॉलिक्यूलर आयन भी कहते हैं। कौन सा आयन? मॉलिक्यूलर आयन भी कहते हैं, इसे रेडिकल भी कहते हैं। रेडिकल भी कहते हैं। जब ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है ना, तो बतौर एक ग्रुप के ये टूटता नहीं। अगर मैं यहां पे सोडियम को इसके साथ रिएक्शन करवाऊं ना, तो इसके साथ जाके सोडियम लग जाएगा और ये टूटेगा नहीं, हाइड्रोजन निकल जाएगी H2 की फॉर्म में, तो सोडियम नाइट्रेट चिली सॉल्टपीटर बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये बच्चे अब जो उन्होंने बात यहां पे की है, मैंने आपको उसकी सफाई दी है। कैनाइन इज अ चार्ज स्पीशीज, ये एक स्पीशीज है, एक जर्रा है, इस पर चार्ज होगा। ठीक है जी। ये बनता किससे है? एक एटम से भी बनता है और ग्रुप ऑफ एटम्स से भी बनता है। बात की तस्दीक हो गई। वो एटम्स केमिकली बॉन्डेड होते हैं। इट इज फॉर्म बाय एन एटम और ए केमिकली बॉन्डेड ग्रुप ऑफ एटम्स। लेकिन बनेगा कैसे? बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स और रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स। एटम में इलेक्ट्रॉन डाल दो तब भी आयन बना, निकाल दो तब भी आयन बना। डालने से नेगेटिव बनेगा, निकालने से पॉजिटिव बनेगा। दूसरी डेफिनेशन, ए चार्ज स्पीशीज, एक चार्ज जिसपे चार्ज आ चुका हो, जिसपे चार्ज मतलब या तो तुमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हो या डाल दिए हो या निकाल लिए हो। A charged species formed from an atom or chemically bonded group of atoms by adding or removing electrons is called anion। ठीक है जी। मैं इसको मजीद आपकी बुक की डेफिनेशन है, पहली वाली आपकी बुक पे लिखी हुई है, दूसरी वाली को मैंने स्टैंडर्ड डेफिनेशन में चेंज कर दिया। A charged atom or group of atoms is called an ion। एक एटम का ग्रुप, एक एटम के एटम का ग्रुप जिस पे चार्ज आ चुका हम उसको आयन कहते हैं। A chemical species having positive or negative charge on it is called an ion। Types of ions कितनी है? Charges की 2 types होता है, ions की भी 2 types हैं। There are 2 types of ions on the basis of charge। चार्ज की बेसिस पे ions की 2 किस्में हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव। पॉजिटिव आयन को कैटायन कहते हैं, नेगेटिव आयन को। अच्छा वो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि बेटा जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे बैटरी के साथ जो आपका इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ होगा उसे हम, ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव, ठीक है, जो पॉजिटिवली चार्ज आपका इलेक्ट्रोड होगा उसे हम एनोड कहते हैं। ठीक है ना, बैटरी मैंने जोड़ दी। इस पे नेगेटिव चार्ज। अब मुझे बता, मैं यहां लाकर अगर एक नेगेटिव आयन छोड़ूं तो किसकी तरफ जाएगा? इसकी तरफ या इसकी तरफ? इधर नहीं जाएगा। तो बेटा ये एनोड है, तो जो आयंस एनोड की तरफ जाते हैं वो नेगेटिव होता है, उन्हें एन आयंस कहते हैं, एनोड वाले आयंस, एन आयंस एनोड वाले आयंस, और इसे हम कैथोड कहते हैं। ठीक है, तो जो आयन पॉजिटिव ये इधर जाएगा या इधर जाएगा? तो इधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा। तो कैट आयंस क्योंकि कैथोड की तरफ जाते हैं, सो दे आर कैट आयंस, कैथोड वाले आयंस। क्लियर हो गया? पॉजिटिव आयंस और कैटायंस क्या होते हैं? स्पीशीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव आयन और कैटायन, या पॉजिटिवली चार्ज, शॉर्टेस्ट कर दो, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर कॉल्ड कैटायंस और पॉजिटिव आयंस। क्लियर हो गया? नेगेटिव आयंस और एनायंस, स्पीशीज हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड नेगेटिव आयन और एनायन, और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस आर कॉल्ड एनायंस और नेगेटिव आयंस। क्लियर हो गया?
फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन कैसे होती है? एक एटम पॉजिटिव आयन में कैसे चेंज होता है? व्हेन एटम्स लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, जब एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, एक या एक से, हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉन लूज करने से। और इलेक्ट्रॉन लूज कौन करती हैं? मेटल्स करती हैं, नॉन मेटल्स करती हैं? बताएं, जल्दी बताएं। एलिमेंट्स की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में। मेटल्स, आज से याद कर लो, आज से याद कर लो। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालाइट्स की डेफिनेशन बता रहा हूं आपको। दोज एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स विच हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस, वो एटम जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत हो, लूज करने की रगबत हो, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन लूज करने का रुझान पाया जाए, ठीक है, उनकी फितरत में इलेक्ट्रॉन लूज करना हो, उनकी नेचर में, उनकी जिबिल्लत में इलेक्ट्रॉन लूज करना हो, इलेक्ट्रॉन्स की कुर्बानी देनी और क्या बनाना? पॉजिटिव आयन बनाना। वो पॉजिटिव आयन बना के खुश रहते हैं। क्लियर हुआ? They are said to be the metals. क्लियर हुआ? Those elements which have the tendency to lose electrons and form the positive ions are called metals. Non-metals इसका opposite है ना। Those elements which have the tendency, वही words, those elements which have the tendency to and form the negative ions. इनका काम कुर्बानी लेना होता है, इलेक्ट्रॉन लेना होता है, रगबत है ना, नेचर, जिबिल्लत में शामिल है। इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे, गेन करेंगे और नेगेटिव आयन बनाएंगे। तो भाई डेफिनेशन ही शो कर रही है। तो व्हेन एटम्स लूज, और ये मेटल्स होंगे, याद रखना ये होंगे मेटल्स। व्हेन एटम्स लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म पॉजिटिव आयंस और कैटायंस। एग्जांपल क्या? कैल्शियम आयन, एल्यूमिनियम आयन। कैल्शियम देखिए ग्रुप नंबर 2 में आ रहा है, कॉलम नंबर 2 में आ रहा है। सबसे ऊपर बेरिलियम है, उसके नीचे मैग्नीशियम है, उसके नीचे कैल्शियम। दूसरे ग्रुप के जो एटम्स हैं वो बेटा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और जो ग्रुप नंबर 2 है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। कैल्शियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि दोनों को लूज करते हैं। इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा? ये बेटा ऐसे बन। अब जब आप इसके इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो प्लीज, एटॉमिक नंबर तो इसका 20 है, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्फ़िगरेशन में आपने 18 इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं, 20 नहीं लिखने, क्योंकि 2 छोड़ चुका है। एल्यूमिनियम ग्रुप नंबर 3 है, चेक कर लें। सबसे ऊपर बोरॉन, उसके नीचे एल्यूमिनियम है। ग्रुप नंबर 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में होता है, तीनों लूज कर देता है। लास्ट शेल खत्म हो गया, नीचे 8 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके एल्यूमिनियम, ये इसकी एग्जांपल याद रखिए। नोट क्या? मेटल एटम्स जनरली लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कैटायंस। फॉर एग्जांपल सोडियम लूजेस 1 पहले ग्रुप में, लिथियम के नीचे, लिथियम भी एक लूज करेगा, तो सोडियम फॉर्म्स Na positive by losing 1 electron. Calcium forms Ca2 positive by losing 2 electrons. Aluminium forms Al3 positive by losing 3 electrons. Formation of negative ion. जी आप इधर लिख लें, वैसे इधर डाल दें। हम इसको पता कैल्शियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव ये बढ़ते हैं, इसलिए लिखा। सो वैसे पॉजिटिव स्टार्ट करना चाहिए। इशू किसी को पढ़ते ऐसे ना, कैल्शियम 2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हुए हैं, निकाल दें। व्हेन एन एटम गेन्स 1 or more electrons, फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन गेन करेगा। when atoms gain 1 or more electrons they form negative ions or anions. एग्जांपल्स क्या है? फ्लोराइड और क्लोराइड की एग्जांपल्स है। फ्लोरीन के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है 8 पूरा करने के लिए। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, रिएक्टेंट में आएगा, गेन करेगी यहां आएगा, लूज करेगी यहां आएगा। इलेक्ट्रॉन गेन करती है, नेगेटिव चार्ज आया, 1 गेन किया, नेगेटिव चार्ज आया। नोट, नॉन मेटल एटम यूजुअली गेन 1 or more electrons and form anions. फॉर एग्जांपल क्लोरीन एटम गेन्स 1 electron and form chloride ion. ऑक्सीजन एटम जो है, O एटम गेन करता है 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव। जनाब अली, इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।